नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। महाराष्ट्र और झारखंड में बम्पर बहुमत के साथ सरकार रिपीट हो गई है। अभी सारे नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में महायुति ने प्रचंड बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया है। बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी थी और अब तक के रुझानों में करीब 130 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है। उनके साथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने भी यह साबित कर दिया है कि असली पार्टी वही है, जबकि कांग्रेस के साथ साथ उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी की ऐसी हार हुई है कि जिससे उनका उबर पाना मुश्किल दिख रहा है। 288 सीटों में से महाविकास आघाड़ी में किसी को नेता प्रतिपक्ष बनने लायक सीटें नहीं मिली हैं। नतीजे इतने अप्रत्याशित हैं कि संजय राउत ने इससे मानने से इनकार कर दिया है, तो बीजेपी में जश्न मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार रिपीट होने के पीछे लाड़की बहन योजना, आरएसएस कैडर की मेहनत, पीएम मोदी और सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है का नारा, बेहतरीन चुनावी तालमेल और महाविकास आघाड़ी का बेअसर चुनाव प्रचार बताया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने जैसा प्रदर्शन महाराष्ट्र में किया, वैसा प्रदर्शन वो झारखंड में नहीं कर पाई। झारखंड के इतिहास में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार सरकार रिपीट हुई है। वहां बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों, मुस्लिमों की बढ़ती आबादी और ध्रुवीकरण का दांव चला था, लेकिन उसके बदले इंडिया गठबंधन ने मैया सम्मान योजना, आदिवासी वोटरों का मजबूत साथ और हेमंत कल्पना के तूफानी प्रचार के भरोसे चुनाव लड़ा और पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में हुए उपचुनाव में ज्यादातर सीट सत्तारूढ़ पार्टियों को मिली है। यूपी में बीजेपी ने 9 में से 7 सीटें जीत ली हैं। वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी करीब 4 लाख वोटों से आगे हैं, तो नांदेड़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर चल रही है। तो आज महाराष्ट्र और झारखंड में मतगणना किसके पक्ष में रही, कौन सरकार बना रहा है, इन तमाम सारे मुद्दों पर अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। डॉक्टर मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनीष शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनीष, अब तो तस्वीर साफ हो चुकी है, खास तौर पर महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह तस्वीर साफ है और अब बारी है सीएम की। सीएम कौन बनता है? झारखंड में भी तस्वीर साफ है सीएम पद के लिए, वहां पर हेमंत सोरेन को ही होना है, लेकिन महाराष्ट्र की तस्वीर साफ नहीं है और जो परिस्थितियां हैं उससे अभी तक तो यही लग रहा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देने जा रही है महाराष्ट्र में। आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पे। आलोक जी, जिस तरह की ये जो चुनाव जो भी बहुत दिखाई जा रही है, चुनाव परिणाम लगभग एक तरह से तय हो चुकी है, तो अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है। और यहाँ पर जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट एक तरह से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, अजीत पवार की वो जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उनको मिला है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने जो एक तरह का बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री की है, उससे निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस का जो कद है वो अपने आप में बहुत बड़ा हो गया और वो महाराष्ट्र में लगभग देखा जाए तो सर्वोच्च नेता हो गए स्थानीय स्तर पर। उन्होंने जिस तरह के 5 साल पहले का आप देखिए, 2019 का चुनाव परिणाम देखिए, उसके बाद में आज जो है उनका कमबैक हो रहा है और उन्होंने जिस तरह से अपना कहा भी था कि सागर के किनारे घर नहीं बसाना चाहिए, वो फिर दोबारा लौट कर आएंगे, तो दोबारा लौट कर आए हैं और उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास लग रहा है, या अभी जब आपने देखा संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने सबसे पहले जो है जो घटक दल है उनको उन्होंने सीट दी, इसके बाद उन्होंने रामदास अठावले को भी बुलाया, सबको बैठाया, तो ये दिखाई पड़ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो है बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन पे है और भाजपा का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो भी अपनी जो पार्टी है इस स्थिति में है कि उसको जो अपने नेता को निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पद पर बैठाना चाहेगी और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और विपक्ष जो गठबंधन है, साथ में जो उनके सहयोगी दल है, उनको भी इस समय देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई विकल्प जो है वो स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 130 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं और मात्र 10-12 सीटों का अंतर और है, बहुमत अकेले बीजेपी के पास में है। तो बीजेपी का ही सीएम बनेगा, इसमें कोई निश्चित रूप से दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह भी है कि महायुति जो है वो साथ में चलेगा और मजबूत रूप से सत्ता का जो एक गठबंधन है, नया जो गठजोड़ है, वो हमें देखने को मिलेगा। जी डॉक्टर मनीष, एक बहुत महत्वपूर्ण बात,
मतदान से ठीक 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे का एक बयान आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है। लेकिन आज जब महायुति को प्रचंड बहुमत मिल गया है तब वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई फार्मूला तय नहीं हुआ था कि जिसके ज्यादा विधायक होंगे उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, निश्चित रूप से जो एकनाथ शिंदे का बयान था, उन्होंने कहा कि जो शीर्ष नेता है उसमें चाहे मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो, या फिर जो गठबंधन के नेता है एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार जी हो और देवेंद्र फडणवीस हो, वो सारे मिल बैठकर तय करेंगे। और यहाँ पर वही उनकी लाइन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं। और यहां पर आप ये देखिए कि एकनाथ शिंदे को भी एकोमोडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 2.5 साल का कार्यकाल है, जो उनकी योजनाएं हैं या उनकी जो छवि है, एक तरह से आपको ध्यान होगा कि उद्धव ठाकरे ने बोला था हु इज एकनाथ शिंदे, तो आज एकनाथ शिंदे ने अपने आप को साबित कर दिया है। और भाजपा गठबंधन जो इस समय गठबंधन की राजनीति केंद्र में चल रही है, वो किसी भी रूप में यह संदेश नहीं देगी कि वो अपने घटक दलों को कमतर आंक रही है। तो एकनाथ शिंदे को एकोमोडेट किया जाएगा, किसी बड़े रूप में एकोमोडेट किया जाएगा। अब किस तरह से किया जाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उनका कद कहीं से भी छोटा नहीं होने दिया जाएगा। और यह भी निश्चित रूप से तय है कि भाजपा अपनी पार्टी के लिए संदेश देगी आगे के लिए, तो देवेंद्र फडणवीस भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। जी डॉक्टर मनीष, क्या सीएम पद के लिए पेच फंस सकता है? क्या रार देखने को मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल स्थिति में नहीं है, क्योंकि घटक दल जो है वो स्थिति में नहीं है कि वो रार फंसाएंगे, क्योंकि बीजेपी अपने आप में वो 10-12 सीटें उसके लिए अरेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या अजीत पवार जिस तरह से उनकी सीटें आई हैं, अगर मान लीजिए कोई पेच फंसाता है तो अजीत पवार को वो आसानी से अपने साथ में ले लेंगे और वो डिप्टी सीएम के लिए बिल्कुल रेडी भी है। तो कोई पेच फंसने वाली बात नहीं। अब ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे को किस तरह से एकोमोडेट किया जाता है। क्या उन्हें केंद्र में लाया जाता है, या उनको किस तरह से एक पूरे गठबंधन का चेयरमैन टाइप से बनाया जाता है, स्थानीय जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा एकनाथ शिंदे की। लेकिन सीएम पद पर वापसी जो है वो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत आसान होगी। अब चाहे वो दबाव की राजनीति करें या कुछ भी करें, लेकिन एकनाथ शिंदे ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि वो मोदी जी का जो निर्णय होगा, जो अमित शाह जी का होगा, या जो घटक दल के लोग जो फैसला लेंगे उसको वो सर्वमान्य रूप से स्वीकार करेंगे। डॉक्टर मनीष, एक चीज और नहीं निकल कर आई। अजीत पवार जी की पत्नी, उन्होंने ये कहा कि अजीत पवार जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं ये गूंज सुनाई दी। जी देखिए, अजीत पवार जी ने कभी अपनी इच्छा को वो नहीं किया, दबाया नहीं है। वो खुले रूप से कहते हैं कि मुझे जितना टर्म हो गया डिप्टी सीएम, तो मैं सीएम होना चाहिए था मुझको। और वो जो है इस तरह से उन्होंने जिस तरह से अपना जो आपका गठबंधन है, ये जो शरद पवार गुट को तोड़ा है, वो निश्चित रूप से उनकी सत्ता के प्रति जो एक सीएम बनने की इच्छा थी वो खुलकर सामने आई थी। तभी फर्स्ट टाइम पे आपने सुबह देखा होगा कि डिप्टी सीएम के रूप में उन्होंने शपथ ली, क्योंकि उनको आगे उम्मीद नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं वो सीएम बन सकती है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है। अजीत पवार कुछ भी कहें, लेकिन उनको अपनी सीमाएं पता है। उसके बाद में उनके ऊपर जितने केस लगे हुए हैं अभी कोई फाइनलाइज नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत वो दबाव की स्थिति में नहीं है। अजीत पवार को स्वीकार होगा जो गठबंधन तय करेगा, और वो निश्चित रूप से मुझे ये लग रहा है कि डिप्टी सीएम दोबारा जरूर बनेंगे। डॉक्टर मनीष, महाराष्ट्र की राजनीति में हम लोगों ने देखा कि 2 प्रमुख दल एनसीपी और शिवसेना जी मेरी वॉइस मिली है टूटे, और उसके बाद एक एक धड़ा उनका अलग हुआ। और फिर यह सवाल उठने लगा कि असली कौन नकली कौन, इसका परीक्षण विधानसभा चुनाव में हो जाएगा। तो अब यह क्या माना जाए कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना नकली है, और क्या यह माना जाए कि शरद पवार की शिवसेना एनसीपी नकली है? कह रहा था कि हम लोगों की पहले भी बात हुई जब, तो हम लोगों ने कहा था कि ये जो मुख्य जो एक लड़ाई थी, ये व्यक्तिगत लड़ाई थी, एक व्यक्ति विशेष के तौर पे लड़ाई थी। एकनाथ शिंदे के वर्चस्व की लड़ाई थी, उनके एक अस्तित्व की लड़ाई थी। उसके बाद में शरद पवार से हटकर जब अजीत पवार खड़े हुए तो उन पर भी सवालिया निशान आ रहे थे। और एक तरह से जब लोकसभा चुनाव के बाद में आपने देखा होगा कि बीजेपी भी उनसे किनारा करने के लिए एक तरह से मन बना रही थी, और कई लेख भी इस तरह के आए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं, इनको जो है आप अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के विषय में कुछ भी मत बोलिए। तो गठबंधन जो महायुति है वो साथ लड़ा और इनको जो अपनी शक्ति साबित करने का मौका दिया। और यहाँ पर
शिवसेना हो, चाहे एक नाथ शिंदे गुट हो, या फिर ये अजीत पवार गुट हो, इन्होंने अपने आप को साबित किया। और उद्धव ठाकरे वहीं चुनाव के पहले तक जो है महाअघाड़ी जो है वो सीटों को ही जो एक फार्मूला था वो बंटवारे का नहीं तय हो पा रहा था, और वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिखा। आप ये देखिए कि जिस तरह का एक उद्धव ठाकरे बोल रहे थे कि चुनाव बाद जो है परिस्थितियां दूसरी होंगी, वो नहीं नजर आई। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में दोनों अपने अपने आप को साबित करने के लिए गए। आदित्य ठाकरे जो है, जो पिछले बार जो है 67,000 के मार्जिन से जीत रहे थे, आज 10,000 से भी कम वोटों से जीते। तो जनता ने कहीं ना कहीं ये दिखाया है कि उसको कौन असली है कौन नकली है ये तय करना उसका काम है, और जनता ने ये मैंडेट दिया। आगे कमबैक निश्चित रूप से कोई भी कर सकता है, राजनीति है, राजनीति में भविष्य का आकलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में यही है कि जो बाला साहब ठाकरे की विरासत है, उस विरासत पे बहुत पुख्ता दावा है वो एक नाथ शिंदे ने किया। इसी प्रकार से शरद पवार को जो है समय के साथ में जो है उनकी जो एक सेवानिवृत्ति की एक उम्र आ चुकी है, तो उनको एक जनता ने पीछे करने का काम किया है, और यहां पर अजीत पवार खुलकर सामने आए। जी बिल्कुल। कांग्रेस प्रवक्ता प्रशांत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाराष्ट्र में करारी हार के आगे मुझे लगता है कि झारखंड की जीत कहीं थोड़ी सी राहत दे रही होगी आपको। धन्यवाद आलोक भाई, चर्चा में बुलाने के लिए। मैं पूर्ववर्ती प्रवक्ता बहुत ध्यान से सुन रहा था। सुबह 4 बजे भगत सिंह कोश्यारी ने बुला करके अजीत पवार को शपथ दिलाई थी, तब मुझे लगता है कि वादा की पूर्ति की थी गठबंधन धर्म ने, महायुति ने, क्योंकि तब तो शिवसेना साथ में थी। और अभी आपने बोला टूटने जुड़ने की बात, तो मुझे याद आया कि आप पार्टियों की बात कर रहे हैं, किसी पेड़ के लकड़ी के टुकड़े की बात नहीं कर रहे हैं। प्रशांत जी, ये डॉक्टर मनीष हैं जिनकी आप आवाज सुन रहे थे, वो डॉक्टर मनीष हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। आलोक भाई, मैं नहीं जानता था। डॉक्टर मनीष जी को मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत सादर प्रणाम आपको। पर जो टूटा आलोक भाई, वो टूटा नहीं, वो खरीदा गया अदानी ट्रेडिंग सेंटर के धनबल के दम पर, और वो 2 पार्टियों को तोड़कर 2 धड़े कर सरकार 2 साल चलाई गई। अब मुझे ये बताइए कि डिमोशन और प्रमोशन में डिमोशन किसका होगा, प्रमोशन किसका होगा? पिछली बार तो डिमोशन हुआ था फडणवीस का, जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे। अब इस बार किसका डिमोशन और प्रमोशन होगा? और मुझे ये बताइए कि अदानी के पैसे पे कब तक भाजपा चुनाव जीतती रहेगी? जल जंगल जोहार में आदिवासी ने तो इनको बैनंग लौटा दिया, जहाँ पे तो जूनियर चालक के हेमंत बिस्वा शर्मा नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी थे और जूनियर चालक के हैं, और वहां पे रोहिंग्या मुसलमानों की बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे। वहां तो ये बैनंग लौटा है। वहां तो ये पूरा हिंदू मुसलमान का एक अखबार का मैं देख रहा था, वहां का झारखंड का पहले पन्ने पे एक जो है विज्ञापन निकला होता, जिसमें टोपी लगा करके एक समाज के प्रति दिखाया गया था कि वो सरहद के पार से आ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, झारखंड जैसा राज्य जिसकी सीमा बिहार से लगती है, जिसकी सीमा आसाम से लगती है, जिसकी सीमा बंगाल से लगती है, वहां कहाँ से आ रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान? और आ रहे हैं तो केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है? सुरक्षा एजेंसियां एक रात पहले जाग रही हैं, और बिटकॉइन के केस में आप नाना पटोले को पकड़ ले रहे हो, लेकिन आपको विनोद तावड़े नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जो 9.5 लाख रुपए बैठ के बांटे थे कमरे में। और बताया तो जा रहा है कि 20-20 करोड़ रुपए बांटे गए एक विधानसभा में। तो अडानी ट्रेडिंग सेंटर से जो 20,000 करोड़ विदेश से कमा आए, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में घूस खिलाई, जिसके ऊपर की केंद्र सरकार जहाँ सही कराएगी, उसी में से थोड़ा बहुत पैसा बांट करके महाराष्ट्र में चुनाव जीत लिया। अब जो भी अडानी के हिसाब से आदमी फिट बैठेगा, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, वो उठा के धारावी की जमीन बेचेगा। ये इतना होना आलोक भाई। और रही बात झारखंड की, तो झारखंड में हमारे गठबंधन को बताया जाता है कि बहुत कमजोर है। हेमंत सोरेन को 3 महीने पहले जेल में डाल लिया गया। जब उनको बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनको बिना सबूतों के आपने जेल में डाला ही कैसे? तो इनको मुख्यमंत्री बनाया हेमंत जी ने, चंपई सोरेन, उनको खरीद लिया गया, काटा गया है, बांटा गया, तो आप ज्यादा जानते होंगे। ठीक है प्रशांत भाई, अभी आपके पास आऊंगा। आप झारखंड के मुद्दे पर अभी आपके पास आऊंगा। आलोक भाई, आखिरी बात, 5 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रामेश्वर दास, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा चुनाव लड़ी थी वो, और अब चंपई सोरेन एक मंच पे उपस्थित थे, और वहां पे गृह मंत्री जी उनको नौकर की तरह संबोधित कर रहे थे। जैसे आप अपने घर से नौकर को बुलाते हैं, वैसे उनको बुला रहे थे, ये फलाने आगे आओ, फलाने आगे आओ। ये कोई राजनीतिक प्रतिष्ठा होती है? तो उसका जवाब इनको झारखंड में मिल गया। उसका जवाब इनको देवघर में मिला है। बाबा शिव जी का जो ज्योतिर्लिंग है, वहां पे ये हमारे गठबंधन धर्म के जो है, हमारे गठबंधन के सहयोगी ठीक है प्रशांत भाई, कुछ आगे के लिए भी तो रख लीजिए। बहुत सारे अभी हमारे पैनलिस्ट हैं, उनका नंबर आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर आपको पर आते हैं। खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखें, बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे खेमचंद जी। खेमचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज पांडे जी भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद शर्मा जी, महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत हासिल की है आपने, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, लेकिन इस जीत में झारखंड के हार की टीस भी है आपके अंदर। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा आवाज नहीं आ रही रही आलोक भाई? जी बिल्कुल खेमचंद जी, आपकी आवाज आ रही, आप बोलिए। की जनता को हमारे लिए वहां की जनता शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और पंकज जी, झारखंड पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। झारखंड में मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन का जेल जाना उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ और वहाँ की जनता ने ये माना कि हेमंत सोरेन, आज एक चीज़ देखने को भी मिली कि ईडी सीबीआई ने खूब काम किया, लेकिन उनके खिलाफ अब तक जितने भी आरोप लगे हैं उस पर किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई, कोई पैसे की बरामदगी उनके यहाँ से नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि जनता में जो सिंपैथी वोट उनके पक्ष में रहा, उसकी वजह से वो एक बड़ी विक्ट्री, एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़े। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एक बड़ा मुद्दा जो भाजपा के लिए भी था और वही बड़ा मुद्दा इंडिया गठबंधन के लिए भी झारखंड में बना। भाजपा के लिए मुद्दा ये था कि भ्रष्टाचार का पतन करना था और इंडिया गठबंधन ने उसको मुद्दा बना लिया इमोशनल और सिंपैथेटिकल कार्ड खेलकर। और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पर इमोशंस और सिंपैथी ज्यादा भारी पड़े। पंकज भाई, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन ने खुद को जेल जाने को एक तरीके से कहते हैं ना कि आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया कि देखो एक आदिवासी को जेल भेज दिया, और वो लगातार बार बार ये कहते ही रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी की साजिश है। और उसको एस्टेब्लिश करने में कहीं ना कहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन कामयाब रही, क्योंकि जब वो 5-6 महीने जेल थे तो कल्पना सोरेन एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक एक विधानसभा में घूमती रही और सही माने में सुपर सीएम कही जाती थी चंपई सोरेन के कार्यकाल में कल्पना सोरेन, और जगह जगह उनके दौरे होते थे और बार बार वो ये साबित करने में लगी रही कि बीजेपी की साजिश से उनके पति के खिलाफ ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है उसमें कोई उनके आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है, उनके यहाँ कोई बरामदगी नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बात वो लोगों के दिलों में बैठाने में कामयाब रही, जिसका फायदा उन्हें इस चुनाव में देखने को मिला। जी निश्चित रूप से, और मैं इस जीत को हेमंत सोरेन की जीत से ज्यादा कल्पना सोरेन की जीत ही कहूंगा, क्योंकि एक तरफ तो पूरा तंत्र था, पूरी भाजपा की पूरी ताकत थी, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे और हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने तो पूरा वहाँ पे अपना खूंटा ही गाड़ दिया था। लेकिन बावजूद इसके भी अगर अपनी बात को जन जन तक पहुँचाने में कल्पना सोरेन सफल हुई और वो सिंपैथी और वो इमोशंस जो आदिवासियों के थे उनको जगाने में सफल हुई, तो निश्चित रूप से पूरी तरह से उनको श्रेय जाता है। जी खेमचंद शर्मा जी, महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन इस जीत में झारखंड के हार की टीस भी है आपके अंदर। मुझे लगता है खेमचंद शर्मा जी के पास अभी भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी योगी आदित्यनाथ जी, कुछ चूंकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में जो बाई इलेक्शन हो रहे थे, 9 विधानसभा में, उनमें से 7 सीटों पर योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी बीजेपी जीती है और उनकी बड़ी जीत, योगी जी की बड़ी जीत माना जा रहा है। उस पर योगी आदित्यनाथ जी कुछ बोल रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। एक बेहतरीन समन्वय और देश की आर्थिक समृद्धि को हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। यह जो कभी सपना हुआ करता था, आज ये हकीकत में हम सबको नजर आ रहा है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, यह उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को
ये 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित हैं। इसमें मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, कटहरी, मझवा और फूलपुर की जनता जनार्दन ने यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, और यह भी जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। स्वाभाविक रूप से हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की, पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस परिणाम को लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से लग करके इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। मैं उन सभी को भी हृदय से इस जीत पर बधाई देता हूं। जनता जनार्दन का मैं पूरी विनम्रता के साथ अभिवादन भी करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर ये परिणाम हमारे पक्ष में है, और यही महाराष्ट्र के अंदर भी हम सबको देखने को मिला है। एक प्रचंड और अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है। यह जो जनादेश महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है, यह राम और राष्ट्र के आराधक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को, नए भारत के नए महाराष्ट्र के विश्वास की मोहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों की यह एक पराजय भी है। महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, महाविकास आघाड़ी यानी इंडी गठबंधन जो देश के अंदर है, उसको कुल मिलाकर के भी उतनी सीटें नहीं प्राप्त हो पाई है। आज एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता को मोदी जी की नीति, उनकी नीयत, उनके नेतृत्व और उनके निर्णयों पर अटूट विश्वास है। इस देश ने मोदी जी को अपना नेता माना है, और उनके मार्गदर्शन में पूरा देश एकजुट होकर के उनके साथ खड़ा है। यह आज का चुनाव, चाहे वह महाराष्ट्र का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, या देश भर में हुए उपचुनावों के परिणाम इस ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। यह गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, वृद्ध, शोषित, पीड़ित और वंचित की आशा और आकांक्षा पर जनता जनार्दन की विजय का एक प्रतीक है। तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के शॉर्टकट से मार्ग से सरकार बनाने का सपना देख रहे इंडी गठबंधन और महाविकास आघाड़ी की एक पराजय भी है। लाखों कार्यकर्ताओं के संकल्प की सिद्धि हुई है, उनका परिश्रम आज सार्थक हुआ है। बीजेपी, एनडीए के और महायुति गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं का मैं इस अवसर पर हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता हूं। विजयी प्रत्याशियों को अपनी बधाई देता हूं। खासतौर पर मुझे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में
मतदान के दिन से ही समाजवादी पार्टी जिस तरीके से नलकल प्रलाप कर रही थी, जनता जनार्दन ने उसको कैसे जवाब दिया है। जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर लगातार हमारी ये चर्चा जारी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल है जिनके साथ हम लगातार अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी के पास जाएंगे। अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी को सुना, उन्होंने कहा कि ये जीत, महाराष्ट्र की जीत और बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उसकी जीत को लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ये मोदी जी की नीति, नियत, निर्णयों पर लोगों का विश्वास है, भरोसा है और उसकी जीत है। खेमचंद शर्मा जी। खेमचंद शर्मा जी का ऑडियो लगातार डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे लगता है कि डॉक्टर मनीष के पास चलना चाहिए। डॉक्टर मनीष। हमारी जो नियत है देश को तो मुझे लगता है खेमचंद शर्मा जी आपका ऑडियो लगातार डिस्टर्ब कर रहा है और मुझे लगता है कि आपको अपना ऑडियो चेक करना चाहिए। तब तक हम डॉक्टर मनीष के पास जाएंगे। डॉक्टर मनीष, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी को लेकर, रणनीति को लेकर महाविकास आघाड़ी बहुत पीछे रही। उसके पास बहुत सारे मुद्दे थे। मराठा आंदोलन बड़ा मुद्दा था, किसान, महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन, किसानों की नाराजगी, वो एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन उन सब चीजों को कैश कराने की बजाय ये लोग लगे रहे जातिगत जनगणना, संविधान, अडानी, ये तमाम सारे मुद्दों पर उलझे रहे। स्थानीय मुद्दों को भी दरकिनार किया गया। यही वजह है कि वो जो घिसे पिटे लोकसभा वाले मुद्दे हैं वो नहीं चले और महाविकास आघाड़ी बिल्कुल धराशायी हो गया। बिल्कुल आलोक जी, आप देखिए लोकसभा चुनाव में कुछ बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ और उस समय जो है महाविकास आघाड़ी का जो है विधानसभा सीट आगे कर दी थी तो 160 से ज्यादा सीटों पर बड़ा फंसी थी और उस आधार पर भी अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो इतनी बुरी स्थिति नहीं हो सकती। उम्मीद यह थी कि महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में बहुत ही करीबी टक्कर होगी और निश्चित रूप से परिणाम और ये महाविकास आघाड़ी से भी ये सामान का चल रहा है क्योंकि कल ही आप देखिए कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक जो है कल ही तय कर दिए थे। अशोक गहलोत का नाम था, भूपेश जी का नाम था, तो ये लोग संघर्ष करने वाले थे। कहीं ना कहीं ये जो ऑपरेटिंग होगी तो उसका भी प्रबंधन किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह के अप्रत्याशित रूप से एक चुनाव परिणाम आए इसमें सारी जो एक गणित थी, जो सारा एक बनाया समीकरण था उसको ध्वस्त कर दिया। आप उसके क्रमवारी से अगर देखें तो चुनाव के पहले जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो आखिरी समय तक ये नहीं तय हो पा रहा था कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। इसके बाद फिर लगातार यही चलता रहा, बयान पर बयान आते रहे। लेकिन एक रणनीति थी वो बीजेपी या महायुति जो है उसमें रणनीति में कहीं ना कहीं आगे ले गया। आप देखिए यही ट्रेंड हमें वहां भी समझ में आया। झारखंड में आप देखिए जिस तरह से वहां महिला कल्याण योजना, जहाँ पर लावरी बहना योजना थी, तो सत्ता दल पक्ष से जितना भी एक विपक्ष ने चाहे झारखंड में एक नरेटिव सेट किया हो तो यहाँ पर नरेटिव सेट किया हो, वो नरेटिव जो है वो फेल हो गया इस तरह से। और झारखंड में भी भाजपा ने जिस तरह का एक जमीन लैंड जो कहा था, जमीन जिहाद की बात की थी या भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, उस पर कहीं ना कहीं जो आपका देखना जो है हेमंत सोरेन की जो एक वो संदेश दिया, एक उनको जो एक सहानुभूति की लहर मिली, जो उनका जो आदिवासी कार्ड था वो आदिवासी कार्ड उनका चला, यहाँ पर चंपाई सोरेन के बेटे जो है वो हार गए चुनाव। तो अपने आप में कहीं ना कहीं बता रहा है कि रणनीति जो है वो लगातार जो बनाई गई वो फेल हो गई विपक्ष की ओर से और सत्ता पर जो है वो डिलीवर करने में काफी अच्छी उसकी डिलीवरी थी। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने अपने आप को साबित किया, यहाँ पर अजीत पवार ने अपने आप को साबित किया, यहाँ पर जो योजनाएं भी पिछले
6 महीने में जो नैरेटिव बदला वो अपने आप में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित हुआ और वही हमें चुनाव परिणाम में दिख रहा। इसका मूल्यांकन होगा कि कहाँ किस चीज पर कितने वो जो वोट मिले क्या हुआ, वो तो आगे उसका वो समीक्षा होती रहेगी। लेकिन जी, ये बिल्कुल। परिणाम है, जनता ने अपना मैंडेट दिया है, वो 10 रुपए देखती और सुनती है। जी प्रशांत जी, महाराष्ट्र में एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित हुए और हरियाणा की तरह महाराष्ट्र का चुनाव भी आप लोगों ने गंवा दिया। आलोक जी, चुनाव जो है लोकतंत्र में सतत प्रक्रिया है और चुनाव में अगर कोई पक्ष जीतता है तो कोई पक्ष हारता है, जैसे कि खेल में होता है। जो भी हारता है उसको अपनी कमियों का अवलोकन करना चाहिए और उनको सुधारना चाहिए। पर अगर खेल के कुल ही बदल दिए गए, जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी बता रहे थे कि डबल इंजन की सरकार की वजह से 9 में से 7 सीटें भाजपा की थी। मेरा सीधा सा प्रश्न ये है, जो चुनावी अनियमितताएं 3 सीटों पर सामने आई, वो मीरापुर, कुगर्ती और कटेरी में, जिनको पुलिस के दम पे, पुलिस प्रशासन की अनियमितताओं के दम पे, चुनाव आयोग की अक्षमता के दम पे जो है वो रिजल्ट इसके फेवर में गया। वरना आज 5-4 होते इनकी कुर्सी पे खतरा होता। आज यहाँ भी जो है बिंदी में तेल चल रहा होता कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, तो बच गए, तो खैर वो बधाई की बात है। लेकिन हमारा इंडिया गठबंधन विपरीत परिस्थितियों में भी 2 सीटों पर जीतने में सफल हुआ। जी अब आइए दूसरी बात, महाराष्ट्र का आपने सवाल पूछा, आपने एग्जिट पोल का सवाल पूछा। एग्जिट पोल तो एक तरह से तुक्का है। 2000 लोग स्थान पर लेकर के उनको करना या ईमेल करना या टेक्स्ट करना और उनसे चॉइस लेना। एक विधानसभा में 3 लाख वोट होते हैं, 3 लाख में 2000 के सैंपलिंग पे आप बेसिस पे आप प्रोजेक्शन करते हो। तो वो मैं एनालिसिस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं एमबीए का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं आई थिंक दैट इज जस्ट तुक्का, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। तो उसमें ना प्रसन्न होना चाहिए ना अप्रसन्न होना चाहिए, ना जीत में ना हार में। जो अटल बिहारी की पंक्तियां भी हैं कि कहीं जीत नहीं, जीत में ना जीत में ना हार में। ठीक जी। अब रही बात झारखंड की, झारखंड में इनकी पराजय हुई है और इनका जो हिंदू मुसलमान का काटने बांटने का, जंगल विभाग का, जमीन को बेचने का, छत्तीसगढ़ में जमीन बेची जाएगी आदिवासियों की आजादी के नाम, जो वो प्रोजेक्ट हुआ, एक प्रोजेक्ट का सफल हो गया। अदानी ट्रेडिंग सेंटर महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र देश की व्यापारिक राजधानी है, वहां पे अगर इनका कब्जा नहीं होगा तो इनकी फंडिंग नहीं होगी, इनके नामी जो बिजनेस से चलेंगे, इनकी फंडिंग नहीं होगी, इनको इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा नहीं आएगा। तो वो जी, ठीक देखते कौन सा पप्पू मुख्यमंत्री बनता है, जो पहले था वो बनेगा जी, तो पूर्व मंत्री था वो ठीक है प्रशांत जी, या कोई नया बनेगा। ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, लोकसभा चुनाव में आपकी हालत बहुत खराब थी। 6 महीने पहले, 5-6 महीने पहले जो चुनाव हुआ था उसमें से 23 जो आपकी लोकसभा सीटें थी उनमें से आप 9 में सिमट कर रह गए थे, लेकिन जबरदस्त कमबैक किया इन 5-6 महीनों में आपने, वाकई काबिले तारीफ है। नमस्कार, जय हिंद। आपकी टीवी के माध्यम से मैं महाराष्ट्र की जनता का साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता का साधुवाद करता हूं, धन्यवाद। जोरदार कैसे भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, योगी मोदी का साथ दिया है, महाराष्ट्र के नेतृत्व का साथ दिया है। आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों ने झूठ के फुलंदे खड़े कर दिए, के बादल खड़े कर दिए कि भाई ये संविधान बदल देंगे, शिष्य का हक खा जाएंगे, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देंगे। तो उससे कहीं ना कहीं समाज में एक विघटन फैला और समाज ने इधर उधर करके कुछ इनको दी और इनको फायदा मिला, तब उसमें फायदा मिला, महाराष्ट्र में फायदा मिला। अब 4-5 महीने वो सारी चीजें क्लियर हो, लोगों ने देखा कि योगी मोदी जी तो मजबूत कर रहे हैं संविधान, योगी मोदी जी हैं जो हमारे SC/ST के लिए खड़े हैं, योगी मोदी जी हैं जो अल्पसंख्यक को भी हर एक दे रहे हैं, कोई भी चीज नहीं है जो नहीं दे रहे हैं, किसी में भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो वो इनके आयोजन झूठ का था, देश की शक्तियां लगा के उन्होंने पूरा फैलाया था, सब दूर हो और लोगों में सब भरते हैं इनके खिलाफ कि इन्होंने बोला है, झूठ बोल के हमसे वोट के, अब इनको सबक सीखना। तो वही उत्तर प्रदेश में सिखाया गया, इसीलिए इनको 9 में 7 जगह हार मिली। तो ये ज्यादातर सीटें इन्हीं की सीटें थी। इनका गढ़, ये ओवर कॉन्फिडेंट में थे, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट में थे कि 9 की 9 सीटें जीत जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। मतलब जनता का, और अभी भी जो इनके प्रवक्ता है वो मन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 3 लाख वोट दिए हैं, 2-2 हजार बांटे हैं, 2-2 हजार रुपए के हिसाब से 3 लाख वोट का लगभग जाता है मोटा मोट 60-70 करोड़ रुपए। तो 60-70 करोड़ रुपए बटे हैं। आप कहाँ थे, आप कार्यकर्ता कहाँ थे, आपके नेता कहाँ थे? आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना, कोई वीडियो बनाया आप लोगों ने जी। जो फ्रस्ट्रेशन है इनकी, अभी आप इनसे पूछेंगे झारखंड में कैसे जीत गए, नहीं, झारखंड में हमारी जो योजनाओं का बखान है, राहुल गांधी का पैर पड़ गया,
वहां पे प्रियंका गांधी का पैर पड़ गया, इसलिए हम जीत गए। जी, और करना ठीक है। डॉक्टर मनीष, उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं कुछ। यूपी में योगी का जलवा मुझे लगता है कायम रहा। अभी हम लोग सुन भी रहे थे योगी जी को, और उन्होंने कहा कि मोदी जी की नीति नियत निर्णयों पर ये जनता का विश्वास है जिसकी वजह से हम जीते हैं, और इस जीत को उन्होंने मोदी जी के संकल्पों की जीत भी बताया। लेकिन यूपी में ये जीत सही मायने में योगी जी की जीत है। योगी जी का जलवा कायम रहा। 9 में से 7 सीटें जीतकर योगी सरकार ने अपनी धमक का एहसास कराया। डॉक्टर मनीष, योगी जी की जीत है, और किस तरह से उन्होंने हर चीज पर मॉनिटरिंग की, हर चीज पर वो खुद गए, अपनी जो सरकार की योजनाएं थी अपने मंत्रियों को भेजा, प्रभारी मंत्रियों को लगाया और जनता तक संदेश दिया कि किस किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लोगों के पास में पहुंचे। तो बीजेपी का जो प्रबंधन है उत्तर प्रदेश में वो बहुत ही उसके अलावा जो आप ये देखिए कि संघ पे एक नैरेटिव सेट किया जाता था कि स्वयं सेवकों ने पिछली बार जो है वो चुनाव से किनारा कर लिया था। तो इस बार चाहे कोई भी विधानसभा हो, यहां तक कि आप शीशामऊ की जो बात कर रहे हैं, शीशामऊ निश्चित रूप से जो है वो इरफान सोलंकी का एक तरह से पैतृक सीट मानी जाती है। वहां पर उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी गए, वो जीते, लगातार वो जीतते आए। उसके बाद में इरफान सोलंकी जीतते आए, और उसके बाद में उनकी पत्नी जो है ये खड़ी हुई। और मुस्लिम बाहुल सीट पे जिस तरह से बीजेपी ने फाइट की, वो अपने आप में एक संदेश दे रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण हर सीट पर भाजपा ने ताकत झोंकी। और निश्चित रूप से अभी जो कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता की ये जो है ये सपा की मजबूत सीटें थी सारी, जहां पर आप चाहे कुंदरकी देखिए, कुंदरकी जो है 1991 के बाद से कभी वहां पर भाजपा जीती नहीं, केवल एक बार उस सीट पर जीती। और उस सीट पर जिस तरह से जीती है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों का भी मन बता रही है कि मुस्लिम वोटरों को जो एक संदेश दिया जाता है कि मुस्लिम एक तरफा बीजेपी का विरोध करते, तो वैसा कहीं नजर नहीं आया। निश्चित रूप से बीजेपी के पक्ष में बहुत ज्यादा टर्नओवर नहीं होता है, लेकिन ये कोई बीजेपी के खिलाफ भी एकदम से नहीं कि 100% वोटिंग हो जाए। ये एक महत्वपूर्ण संदेश योगी जी के नेतृत्व में गया है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। कुंदरकी का आपने चर्चा किया। पंकज पांडे जी, आपसे भी एक सवाल कुंदरकी को लेकर ले लेता हूं। कुंदरकी ऐसा स्थान है जहां पर 64% मुस्लिम आबादी है। डॉक्टर मनीष की बातों को आप सुन ही रहे होंगे कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और मुस्लिम बाहुल्य में भी 64% अल्पसंख्यक वर्ग वहां पर रहता है, वहां का वोटर है। और वहां से अगर लगभग 1 लाख वोटों से, जो रामवीर जी जीते हैं, रामवीर सिंह, वो लगभग 1 लाख वोटों से वहां पर चुनाव जीते हैं। और सपा के हाजी रिजवान वो बुरी तरीके से हारे हैं, और जिस दिन वहां पर मतदान हो रहा था उसी दिन उन्होंने हार स्वीकार कर ली थी, और ये कहा था कि चुनाव आयोग के यहाँ पर दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए, और मैं चुनाव का बहिष्कार करता हूँ। उनको उसी दिन स्वीकार हो गया था। तो ये बात कहीं ना कहीं है कि अल्पसंख्यक वर्ग भी जो मुखालफत के साथ, तेजी के साथ और बहुतायत में सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट करता था, वो कहीं ना कहीं साइलेंट रहा। और मुझे लगता है, जैसा मनीष जी भी कह रहे हैं, कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट भी, भले ही उसका छोटा सा परसेंटेज हो, वो बीजेपी के साथ इस चुनाव में कहीं ना कहीं जुड़ता दिखा, चाहे महाराष्ट्र की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें। पंकज पांडे जी। जी, निश्चित रूप से। और मैं तो हमेशा से मानता रहा हूँ कि जो प्रगतिशील मुस्लिम है, जो बुद्धिजीवी मुस्लिम है, और जिसे हम कह सकते हैं जो सद्भावना पे चलता है, वो निश्चित रूप से पहले भी भाजपा का समर्थन करता रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो भारी बहुमत से अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से नहीं जीतते। और इस तरह तमाम ऐसी सीटें हैं जिनकी आप पूर्व में भी ऐसी स्थितियां रही जिनकी आप चर्चा कर सकते हैं। और आज जो कुंदरकी की जीत है, निश्चित रूप से मुस्लिम वर्ग बदला है, भाजपा की तरफ गया है। और ये केवल वोट के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रगतिशीलता के हिसाब से भी बात करता हूँ। तो मुसलमानों के अंदर जो कठमुल्लापन, एक डर, एक भय, और जो चीजें लंबे समय से भरी जा रही थी और जिसका असर दिखाई पड़ता था, अब ऐसा लगता है कि एक वर्ग से उसका असर धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो गया है। और ये विपक्षी गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। पंकज जी, क्या जो पसमानदा मुस्लिमों पर काम किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, उसका कोई फायदा इसमें दिख रहा है? फायदा बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका फायदा जरूर दिख रहा है, क्योंकि हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जहां चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था
कि या तो 9-0 इंडी गठबंधन के पक्ष में रहेगा, या बहुत ज्यादा होगा तो 1-8 या 2-7 ये स्थितियां रहेंगी। और स्थितियां बिल्कुल पलट गई, 7-2 का स्कोर है उत्तर प्रदेश का। इसमें बड़ा योगदान योगी आदित्यनाथ जी का है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता है। लेकिन एक काम जो पिछले लंबे समय से पसमानदा मुस्लिम्स के साथ किया जा रहा था, बीजेपी का एक वर्ग इस काम में लगा हुआ था, आरएसएस का पूरा सहयोग मिल रहा था, उसका असर धीरे धीरे ही सही लेकिन अब धरातल पर दिखने लगा। जी बिल्कुल। और प्रशांत जी, जो उत्तर प्रदेश के नतीजे आए हैं और कुंदरखी जैसे स्थान पर अगर बीजेपी 90,000 1 लाख वोटों से जीतती है, जहां पर 64% आबादी मुस्लिमों की है, तो क्या ये माना जाए कि पीडीए का फार्मूला इस चुनाव में काम नहीं किया? धन्यवाद आलोक जी चर्चा में लाने के लिए। इंदिरा गांधी तो ठीक है शर्मा जी, पर हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो आपके चाणक्य थे, जो झारखंड के प्रभारी थे, उनकी सारी रणनीति फेल हो गई क्या? प्रशांत जी उत्तर प्रदेश पर भी हम लोग हैं। उत्तर प्रदेश में आलोक पांडे जी 3 सीटों पर जब मतदान का अधिकार, जो कि आपका बेसिक फंडामेंटल राइट है, वही नहीं देने दिया जाएगा चिन्हित करके पिछड़ा दलित और आदिवासी बस्तियों को, जो कि उस दिन वोटिंग हो रही तब भी आपसे मेरी चर्चा हो रही थी और वो स्पेसिफिक सारे इंसिडेंसेस सामने आए थे। अब आप मीरापुर का ले लीजिए, मीरापुर में एक हैदराबाद की पार्टी की प्रत्याशी को 12,000 वोट मिले हैं और वो 12,000 वोट कैसे कटे, कहाँ चले गए, फिर कैसे मीरापुर में हमारा प्रत्याशी हार गया, ये बताने की जरूरत नहीं है। कटेरी में किस प्रकार से खेल हुआ, किस प्रकार से कुंदरती में उस दिन रिजवान ने, जो वहाँ के कैंडिडेट थे, उन्होंने खुद ही बोल दिया था, जब आपका सपोर्टर वोट नहीं डालने पाएगा, आपका घर का आदमी वोट नहीं डालने पाएगा, तो क्या किस बात का चुनाव, काय का चुनाव हो रहा है? वो दर दर भटक रहा है, वोटर आईडी लिए हुए, आधार लिए हुए जा रहा है, वोट डालने, उसको मार के भगा दी पुलिस। चुनाव पुलिस लड़ रही थी कि चुनाव भाजपा लड़ रही थी? अच्छा, यानी कि मतलब पीडीए पसमानदा मुसलमानों की बात हो रही, कौन से पसमानदा मुसलमानों के लिए कौन सी पॉलिसी लेके आए, कौन से नाई के लिए, कौन सी जगह पे? बल्कि उल्टा हो रहा है। आप यहाँ पे कानून पास हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर की जो महिलाएं मुस्लिम टेलरों के यहाँ नहीं जाएंगी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो पसमानदा नहीं है क्या? यानी एक एजेंडे की तहत बात हो रही है आलोक भाई। वो एजेंडा ऐसा है कि वो आपके दिमाग में धुआं भर देता है, फिर आपको दिन में अगर तुम रात कहो सनम तो हम रात कहेंगे, वो वही एजेंडा है। उसी एजेंडा से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्त हो रहे हैं, उसी एजेंडा से लोग अधिकारी बन रहे हैं, उसी एजेंडा से सब कुछ हो रहा है। हाँ, और एक चीज मैं और भी जोड़ देता हूं कि उसी एजेंडे में, जिस एजेंडे का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी एजेंडे ने आपको हरियाणा में हराया, आरएसएस ने आपको हरियाणा में हराया और आरएसएस ने आपको महाराष्ट्र में भी हराया है। आलोक जी आपको याद दिला दूं, अप्रैल में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिनका नाम है जेपी नड्डा, उन्होंने बताया था हमें वो संस्था की जरूरत नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्डेड बयान है। अब क्यों जरूरत पड़ गई? जी ठीक है, खेमचंद जी इसका जवाब दे दीजिए। खेमचंद जी आप जवाब दे दीजिए इसका। सबसे पहले तो ये बताएं कि इनका कौन सा एजेंडा है कि मुसलमानों के वोटों के ठेकेदार बन जाते हैं, एक मुश्त वोट मुसलमानों के डलवाते हैं। किसको खुश करते हो? कौन सी ताकतों को खुश करते हो? जो आज सनातनी एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है तो आपकी जलन हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है। जब आप मुसलमानों को उनमें 50 बिरादरी हैं, उनको मुसलमान कह के आप उनके वोटों के ठेकेदार बनते थे तो ठीक। तो पहले अपने गिरेबान में देखो, हम लोगों ने सभी के लिए काम किया है। हम एक पर्टिकुलर समाज के लिए, आप कहें कि इनके लिए क्यों नीति, हमने सबकी नीति बनाई। क्या घर हमने नहीं दिए? मुसलमानों को भी घर दिए। क्या फ्री राशन मुसलमानों को नहीं जा रहा है? पीएम किसान के माध्यम से मदद मुसलमानों को नहीं जा रही है? क्या टॉयलेट बनाने का काम मुसलमानों के घर में नहीं हुआ है? क्या हम लोग जो गाँव दे रहे हैं कंपल्सरी, हेलो जी आपकी बात दे रहे हैं, सारी चीजें जा रही हैं। वो फायदा जब मिल रहा है तो जहाँ पे कट्टरपंथी मुसलमान नहीं है, प्रोग्रेसिव मुसलमान है, वो सोच रहा है, वो देख रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ खड़ा है। वैसे ही SC/ST समाज है, आपने देखा दलित बहन किस तरीके से खड़ी हो गई, इन्होंने पूरा प्रेशर बनाया और आखिर में उनकी हत्या करा दी। क्या ये दलित समाज देख नहीं रहा है? अयोध्या में एक दलित बेटी के साथ इनका नेता, बुजुर्ग नेता, वो बलात्कार करता है, प्रेग्नेंट कर देता है, फिर उस बच्ची के परिवार को धमकाता है और इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसके साथ खड़ा होता है? बच्ची के साथ नहीं,
वो उस दरिंदे के साथ खड़ा होता है और जी। उसको मेमोरेंडित करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। क्या जनता देख नहीं रही? तो इन्होंने जो झूठ बोले थे वो झूठ का पर्दाफाश हो गया। जनता में गुस्सा था, वो गुस्सा उपचुनाव में निकला है। अगर ये अभी यूपी का चुनाव होता तो यूपी में इनका सुपड़ा साफ हो जाता। भारतीय जनता पार्टी की 300 सवा 300 सीटें आती। इतना गुस्सा था। जैसे महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हुआ है वैसा ही सुपड़ा साफ इनका यूपी में हो जाता। जी वो तो ये बच गए कि अभी वो चुनाव में थोड़ा टाइम है। तो जनता इनको रिजेक्ट कर चुकी है, इनकी रीति नीति को रिजेक्ट कर चुकी है, क्योंकि ये डिविजन पॉलिटिक्स करते हैं। ये देश के बारे में कभी सोचते नहीं, जनता के बारे में कभी सोचते नहीं। ये सिर्फ अपना 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 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। जहाँ जीत गए वहां पे इनकी महिमा, जहाँ हार गए वहां पे चुनाव आयोग। अरे चुनाव आयोग ऐसा ही होता है तो तुम लोकसभा में इतनी सीटें कैसे जीत जाते हैं? हाँ बिल्कुल, ये सरकार बड़े बनाने सवाल के हैं, लिए ये केंद्र बड़े में तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लोकसभा इलेक्शन है। ये उपचुनाव थोड़ी है। उपचुनाव से ना हमारी सरकार राज्य में गिर रही है, ना ही हमारी केंद्र में बन रही है। इससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक। खेमचंद जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मनीष के पास चलते हैं। डॉक्टर मनीष, हरियाणा की तरह, अभी चूंकि हम लोग आरएसएस की बात कर रहे थे इसलिए एक सवाल ये भी बनता है कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र चुनाव में भी आरएसएस ने मोर्चा संभाल रखा था, और इस जीत में आपके मुताबिक आरएसएस का रोल कितना महत्वपूर्ण रहा, कितना प्रभावी रहा? देखिए, जहाँ तक आरएसएस का एक रोल या भूमिका कहे तो संघ निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं को या अपने स्वयंसेवक को, अपने काडर को है वो मोटिवेट करता है, मार्गदर्शन करता है, संदेश देता है। और निश्चित रूप से ये संदेश सबसे पहले मोहन भागवत जी ने दिया था। उन्होंने कहा था कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो नेक है। ये उन्होंने एक प्रशिक्षण के दौरान कहा था जब वो अपने जो स्वयंसेवक है उनको संबोधित कर रहे थे। और उसके बाद में वही नारा जो है वो योगी जी ने उसको कैरी किया, और योगी जी के बाद में आप देखेंगे वो पूरे देश में नारा लगा। मोदी जी ने कहा एक है तो नेक है, सेफ है। इस तरह से ये नारा जो है, ये नैरेटिव जो है वो पूरे मतलब प्रदेश में, देश में, पूरे सब जगह फैल गया। आप झारखंड में भी वही नारा लेके गए, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह का एक पूरा जो काडर था, पूरा युति थी, आप ये देखिए कि युति में जो अजीत पवार की पार्टी जीती है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकी, और उसमें कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे स्वयंसेवकों की भी भूमिका थी। इसी प्रकार से आप देखिए एकनाथ शिंदे को हिंदुत्व का चेहरा जो कहा गया, वो आज भी विनोद तावड़े कह रहे थे कि हिंदुत्व के चेहरे के रूप में एकनाथ शिंदे आए इस महायुति में। तो संदेश अपने आप में स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी ताकत एक सामूहिक रूप से झोंकी गई, और जिसका अप्रत्याशित परिणाम आज देखने को मिला है। क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट जो है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मैंडेट है, जो मतलब किसी ने भी उम्मीद नहीं लगाई थी। सारे सर्वे फेल हो गए, जितना भी एक वो किया गया था, सारी चीजें जो है पूरे चुनाव, गणितीय जो चुनाव है वो फेल हो गया, और प्रबंधन पर हावी रहा एक सामूहिक। और उसके बाद में आज देखिए वही सामूहिक एक, आपने देखा होगा जब देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले अपने गठबंधन के लोगों को बुलाया जो दूर दूर खड़े थे, चाहे वो रामदास अठावले हो या प्रहलाद वो हो, पटेल हो, सबको उन्होंने एकत्र किया और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो अपने आप में संदेश साफ है कि चुनाव में जीत सामूहिक हुई है, और ये युति जो है ये आगे एक साथ लेकर जाएगा। जहां पर बात मुख्यमंत्री की नहीं है, अभी विनोद तावड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला आज रात तक या कल हो जाएगा, तो निश्चित रूप से एक नाम तय है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और यहाँ पर एकनाथ शिंदे की भी छवि जो है वो अपने आप में उन्होंने अपने आप को साबित किया, तो उनकी छवि कहीं से भी बीजेपी कमजोर नहीं होने देगी। जी बिल्कुल। खेमचंद शर्मा जी, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में कटेंगे तो बटेंगे नारे बीजेपी की तरफ से जमकर उछाले गए, और एक है तो सेफ है ये भी नारा जबरदस्त उछाला गया। बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक लगातार ये कहा गया और ये नारे दिए गए। कई जगह पोस्टर, बैनर, इन सब नारों के लगाए गए, बटेंगे तो कटेंगे। क्या महाराष्ट्र की जीत में इस नारे की जीत का कोई योगदान? सभी चीजें काम करते हैं, एक ही चीज कोई काम करे ऐसा नहीं होता है। कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास, इंडी गठबंधन के खिलाफ गुस्सा, इंडी गठबंधन की नकारात्मक राजनीति, विदेशों में जाके देश को बदनाम करना, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश रचना, और जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है उन्होंने पूरी तरीके से बाला साहब ठाकरे जी की जो रीति नीति थी उसको तिलांजलि दे दी। जिन लोगों के खिलाफ वो लड़ते थे उनको बुला के वो सम्मानित कर रहे हैं, वो दूसरों के घर में जाके झुक रहे हैं। ये सब चीजें लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी। वहीं कांग्रेस लगातार देश विरोधी काम कर रही है, वीर सावरकर को गाली देती हैं, वो बाला साहब ठाकरे को कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाए, पूरे चुनाव में अप्रिशिएट नहीं कर पाए। दो शब्द जब मोदी जी ने चैलेंज किया तब भी अप्रिशिएट नहीं कर पाए। मतलब उनका बेटा उनके साथ
इतना बड़ा नेता, उनको वो अप्रिशिएट तक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें जनता के बीच में गई। और फिर ये एक नारा था, कटेंगे तो बटेंगे। पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है कि अगर हिंदू बट रहा है तो कट रहा है। तो हिंदू को इकट्ठे होना है, सनातन को इकट्ठा होना है। ध्रुवीकरण का कहीं ना कहीं फायदा मिला। पंकज पांडे जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। पंकज पांडे जी, बटेंगे तो कटेंगे नारे का फायदा महाराष्ट्र में तो मिला, और यही नारा टास वहां भी किया गया था झारखंड में, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन ने उसका काउंटर नारा दिया, बेटी माटी रोटी। बेटी माटी रोटी वहां के लोगों को समझ में आ गया, और मुझे लगता है कि वहां पर यही वजह है कि बटेंगे तो कटेंगे नारा कामयाब नहीं हो पाया। झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ जिस तरह से आदिवासी मन जुड़ा, जिस तरह से भावनाएं जुड़ी, उसमें उन्होंने जो कुछ भी कहा हर चीज ने काम किया। और ये बेटी माटी रोटी का जो नारा रहा, बिल्कुल आदिवासी मन के पास तक पहुंचा। और मुझे लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा था वो धूमिल पड़ गया इसके आगे। जी डॉक्टर मनीष, एक सवाल बहुत संक्षिप्त में और उसका जवाब भी संक्षिप्त में चाहूंगा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान जहां जहां पीएम मोदी ने रैलियां की थी, वहां वहां वो चुनाव हारे थे। इसी वजह से बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, और इस बार उन्होंने लोकल नेताओं को मैदान में उतारा, लोकल मुद्दों को मैदान में उतारा, और उसकी परिणति हम लोगों ने देखा कि महायुति को प्रचंड जीत के रूप में देखने को मिली। तो ये रणनीति कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत कारगर रही, बहुत। और मुझे लगता है कि इस जीत में, महायुति की जीत में, इस रणनीति का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। आपका रिएक्शन चाहूंगा इसमें। मैनेजमेंट की जो बात होती है वो इसी तरह का होता है। और पर तीनों नेताओं ने, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो या फिर अजीत पवार हो, इन्होंने पूरी अपनी ताकत जो कि अपने काडर को, तीनों का वोट ट्रांसफर जो है बड़े आसानी से हुआ। इसीलिए प्रचंड जीत हमें दिख रही है। जी, फिलहाल वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है, इसलिए इस चर्चा को ही विराम देना पड़ेगा। खेमचंद शर्मा जी, प्रशांत जी, डॉक्टर मनीष, पंकज पांडे जी, आप चारों का शुक्रिया करूंगा। महाराष्ट्र और झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन की जीत एक और संदेश देती है कि जो भी सरकारें और मुख्यमंत्री जनता की भावना को समझते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं, वोटर उन्हें एक मौका और देने में कोताही नहीं करते। हेमंत सोरेन तो खैर फिर से सीएम बनेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे का क्या होगा ये केवल बीजेपी आलाकमान ही जानता है। चुनाव नतीजों पर टीवी 27 न्यूज पर महाकवरेज लगातार जारी है।